जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि फ्लेम हाशिरा की मौत हो जाती है और उसका छोटा भाई भी इस खबर को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ जाती है और हम एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली ने तोशिकुनी नाम की एक लड़की को गोद लिया होता है। घर पे कुछ गेस्ट्स आ रखे थे जो कि तोशिकुनी की तारीफ करते हुए बोलते हैं, शाबाश तुम कितने इंटेलिजेंट हो बच्चे। लेकिन तोशिकुनी को एक बीमारी है जिसकी वजह से ये धूप में बाहर नहीं जा सकता। ये बच्चा एक रूम में खड़ा हुआ ये सारी बातें सुन रहा होता है और तभी इसके पास अकाजा आकर बोलता है कि इसे रिपोर्ट करने आया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बच्चा असल में मूजान है। इसने अब एक बच्चे का फेस धारण कर लिया है। अकाजा बताता है कि सॉरी मास्टर, मैं उस ब्लू लिली नाम के एक फ्लावर को ढूंढने में नाकामयाब रहा। ये सुनकर मूजान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी एक उंगली से अकाजा को दबा देता है, जिसकी वजह से अकाजा की मरने जैसी हालत हो जाती है और ये अकाजा को वापस भेज देता है। और दूसरी तरफ बटरफ्लाई मेंशन के अंदर कोई खाना बना रही होती है और अचानक से एक हाथ टेबल के नीचे से निकलता है और सारा का सारा खाना चुरा कर निकल जाता है। ये हाथ जेनित्सु का है। भाई क्या ये चोर बन गया अब? और जेनित्सु सोचता है कि कैसे रेंगोकू के जाने के बाद तांजिरो कभी भी हंसा नहीं, यहाँ तक कि इनोसुके जैसा लड़का उस दिन रो पड़ा था। अब जेनित्सु अपने रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर जाते ही उससे पता चलता है कि तांजिरो गायब है। उई की एक स्टूडेंट बताती है कि तांजिरो अपनी पेट की चोट होने के बावजूद भी ट्रेनिंग पर चला गया है। जेनित्सु को भी इससे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, लेकिन असल में तांजिरो सेंजूरो के पास जा रहा होता है, उस फ्लेम हाशिरा के छोटे वाले बेटे के पास। रेंगोकू का काजुबाइक्रो उसे रास्ता दिखाता है और कुछ देर में तांजिरो उसके पास पहुंच जाता है। सेंजूरो घर के बाहर ही खड़ा होता है और तांजिरो से बताता है कि ये रेंगोकू का एक मैसेज लेकर आया है यहाँ पर। और इतने में रेंगोकू के फादर शिनजीरो वहाँ पर आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, चले जाओ यहाँ से, हमें उसका कोई भी मैसेज नहीं चाहिए। और तांजिरो को बुरा भला बोलने लग जाते हैं और तभी उन्हें तांजिरो की ईयर रिंग्स दिखाई देती हैं और उनके हाथ से वो शराब का जार नीचे गिर जाता है। रेंगोकू के फादर को गुस्सा आ जाता है और तांजिरो से पूछते हैं, ओए तुम सन ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करते हो ना? और इससे पहले कि तांजिरो कुछ समझ पाता कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, ये यहाँ पर आकर तांजिरो पर हमला कर देते हैं। सेंजोरू अपने फादर को बोलता है, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, इसे छोड़ दीजिए। पर ये नहीं सुनता। तांजिरो को अब गुस्सा आ चुका है और अपनी पूरी जान लगाकर उन दोनों को खुद से दूर कर देता है और शिनजोरू को मॉन्स्टर बोलता है और पूछता है, आपको दिक्कत क्या है? आप अपने बेटे की मौत पर बिल्कुल भी दुखी नहीं है, कैसे पिता है आप? और तांजिरो ने बताता है कि ये यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आया है, लेकिन शिनजोरू को उस पर भरोसा नहीं होता। सन ब्रीदिंग टेक्निक आज तक की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, बल्कि इसके अलावा हर एक ब्रीदिंग फॉर्म इसी फॉर्म से बनाया गया है, जैसे कि फायर, वाटर और विंड। तांजिरो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी फैमिली तो हमेशा से ही कोयला जलाने का काम करती है, ये तो बस आम लोग थे ना, तो ये सन ब्रीदिंग और कागुरा डांस क्या चीज है? शिनजोरू फिर से रेंगोकू को कोसने लग जाता है और तांजिरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर सेंजिरो चिल्लाकर बताता है वो हाशिरा रह चुके हैं। पर तब तक तांजिरो उन्हें मारने पहुंच चुका होता है और शिनजोरू के एक पंच से ही तांजिरो दूर हो जाता है। शिनजोरू तांजिरो को बार बार मारता रहता है। अब थोड़ी देर बाद ये सभी उस घर के अंदर आ जाते हैं और तांजिरो अपने बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगता है और तांजिरो रेंगोकू के छोटे भाई को उसके आखिरी मोमेंट्स के बारे में बताता है, जिससे कि वो खुश होता है कि रेंगोकू आखिरी तक स्ट्रॉन्ग बना रहा। और तांजिरो उससे माफी भी मांगता है कि उसके होते हुए ये सब कुछ हो गया और ये तांजिरो के लिए वही बुक लेकर आ जाता है जिसके बारे में रेंगोकू ने इसे बताया था। और इस बुक के अंदर पिछले सभी के सभी फ्लेम हाशिराज के बारे में लिखा हुआ है और बुक खोलते ही ये दोनों के दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने उस बुक के सारे पेजेस को फाड़ दिया था। ये तांजिरो से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, इस बुक में लिखी हुई सभी की सभी बातों को ढूंढने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और तांजिरो मैं तुम्हें सब कुछ जरूर बताऊंगा। और तांजिरो उससे प्रॉमिस भी करता है कि वो रेंगोकू के जैसा ही एक पावरफुल हाशिरा बन के दिखाएगा। और फिर ये अपने कहानी बताने लग जाता है कि कैसे वो भी रेंगोकू के जैसा एक स्ट्रॉन्ग हाशिरा बनना चाहता था, पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी उसकी तलवार ने कभी भी कलर नहीं बदला, इसीलिए अब ये एक डीमन स्लेयर बनने का सपना छोड़ देगा। और अगर उसका भाई यहाँ पर अभी होता तो इस बात पर उसे माफ कर देता। अब तांजिरो वहाँ से जाने लगता है और तभी शेनजीरो उसे रेंगोकू का स्वॉर्ड गार्ड देता है और उसे कहता है कि ये इसके काम आएगा और तांजिरो वहाँ से चला जाता है। अब शेनजीरो शाम को उसके डैड के रूम में उनकी तबीयत पूछने के लिए जाता है। वो ने रेंगोकू का मैसेज बताना चाहता है, लेकिन उसके डैड को लगता है कि रेंगोकू ने बस उसकी बुराई ही की होगी। लेकिन शेनजीरो बोलता है, आप अपना ध्यान रखना डैड, यही उसके लास्ट वर्ड्स थे। और उसके जाते ही उसके डैड अपने बेटे रेंगोकू को याद करके रोने लग जाते हैं। दूसरी तरफ तांजिरो वापस से बटरफ्लाई मेंशन की तरफ जा रहा होता है, पर इतना ज्यादा थक चुका होता है कि इसे अब चक्कर आने लग जाते हैं। लेकिन उसी टाइम इसे वही स्वॉर्ड वाला बंदा दिख जाता है। भाई ये बहुत ज्यादा गुस्से में और इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि तांजिरो ने अपनी दूसरी स्वॉर्ड भी खो दी थी। ये देखकर तांजिरो डर कर वहाँ से भागने लग जाता है। अब शाम से लेकर पूरी रात तक दोनों आगे पीछे भागने लग जाते हैं और रात में फिर ओई चुपके से पीछे का दरवाजा खोलती है और तांजिरो को उस मेंशन के अंदर ले लेती है और तांजिरो बच जाता है और वो स्वॉर्ड वाला बंदा आगे निकल जाता है। अब अगले दिन सब कुछ शांत हो जाता है और ये इनोसुके, जेनित्सु और तांजिरो नाश्ता करते हैं और ओई बताती है कि इसने उस स्वॉर्ड्समैन को उसके फेवरेट राइस डम्पलिंग्स दे दिए हैं और उसका गुस्सा अब शांत हो चुका है। अब ऐसे करते करते 4 महीने बीत जाते हैं और तांजिरो, जेनित्सु और इनोसुके बटरफ्लाई मेंशन में ही रहकर जमकर ट्रेनिंग करते हैं और अब जेनित्सु भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और इनोसुके पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। अब तांजिरो नॉर्थ वेस्ट की एक मिशन पर जाता है जहाँ उसका साथ नेजुको दे रही होती है और ये दोनों भाई बहन साथ में उस डीमन को खत्म करते हैं। अब सुबह तक दोनों दोबारा बटरफ्लाई मेंशन पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर से ही इन्हें ओई के स्टूडेंट्स की रोने की आवाज सुनाई देती है और मेंशन के अंदर ओई की 2 स्टूडेंट्स रो रही होती हैं और उनके सामने साउंड हाशिरा उजुई खड़ा होता है। उसके एक हाथ में ओई और दूसरे हाथ में ओई की तीसरी स्टूडेंट नाहो होती है। कानाओ भी वहीं पर होती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। पर तभी कानाओ उसका हाथ पकड़कर उजुई को रोक लेती है और उजुई
उजुई उस पर चिल्लाता है और बाकी के दोनों स्टूडेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी के सभी मिलकर इस बंदे पर हमला कर देते हैं। तांजीरो भी तब तक अंदर आकर उजुई से उन्हें छोड़ देने के लिए बोलता है और उसे समझ में नहीं आता कि उजुई ने इन्हें पकड़ा हुआ है या फिर इन लड़कियों ने उजुई को। और उजुई उन्हें बताता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है और इस मिशन के लिए उसे 2 फीमेल डीमन स्लेयर्स की जरूरत है, इसलिए ये इन दोनों को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहा है। और तांजीरो को इसे रोकना नहीं चाहिए क्योंकि ये इसका सुपीरियर है और एक हाशिरा है। पर तांजीरो फिर भी उसे रोकता है और बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें इसे लेकर जाना है तो इन तीनों को लेकर जाओ। लेकिन उजुई को समझ में नहीं आता कि कौन तीन भाई। ये अपना मुंह दाएं और बाएं घुमाता है और देखता है कि एक साइड पर इनोसुके और दूसरी साइड पर जेनित्सु वहाँ पर पहुंच चुके हैं और इन दोनों की एंट्री बहुत ज्यादा हीरोइक वाली होती है। अब ये तीनों उसके सामने खड़े हो जाते हैं और इनोसुके से बोलता है कि इसकी जगह उसे ले जाए, पर उजुई मान जाता है, पर एक शर्त पर कि इन्हें उजुई की हर एक बात माननी पड़ेगी। अब चारों एक साथ खड़े हो जाते हैं जहाँ पर इनोसुके उजुई से पूछता है भाई कहाँ जा रहे हैं, हमें कुछ बता तो दे। और उजुई उसे बताता है कि ये जापान की सबसे लस्टफुल प्लेस पर जा रहे हैं, एक चमचमाती हुई जगह जो कि डीमंस के घर है, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। और इन तीनों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और जेनित्सु तो शर्माने लग जाता है, भाई इससे पता है ये जगह क्या है। तभी उजुई बोलता है तो मैं जैसा बोलूंगा तुम तीनों को बिल्कुल वैसा ही करना होगा और मिशन के लिए उन्हें अपने पीछे आने के लिए बोलता है। और ये तीनों देखते हैं कि उजुई की स्पीड बहुत ज्यादा तगड़ी है भाई और ये तीनों भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और ये तीनों एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं। उजुई बोलता है मेरी परमिशन के बिना कोई भी कहीं नहीं जाएगा, समझ गए ना तुम लोग। पर इतना कहते ही इनोसुके और जेनित्सु अलग अलग डायरेक्शंस में भागना शुरू कर देते हैं और तांजीरो उन्हें रोकने निकल जाता है। उजुई को पता चलता है और ये 2 सेकंड में ही उन दोनों को खींचकर वापस से एक जगह पर लेकर आ जाता है। तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु उस जगह को बहुत शौक से देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये जगह बिल्कुल जन्नत जैसी लग रही थी, हर तरफ बस रोशनी ही रोशनी होती है। उजुई उन्हें समझाता है कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट है और इनोसुके एक साथ इतने ज्यादा लोग देखकर हैरान रह जाता है। और उजुई तांजीरो से पूछता है तांजीरो वो येलो बाल वाला लड़का कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि ये जेनित्सु भाई शुरू हो गया, ये मेरे को पता था ये करेगा। ये जेनित्सु बालकनी में खड़ा हुआ बहुत सारी सुंदर लड़कियों को ताड़ रहा होता है और ये लड़कियां जेनित्सु को अपने पास बुला रही होती हैं, पर उजुई उसे भी घसीट कर वापस लाता है और बोलता है अबे ओ इन सब के लिए छोटा है तो अभी ठीक है ना मूंगफली वाले। और उजुई उन्हें बताता है कि ये जगह किसी भूतिया सड़क की तरह दिखती है और यहाँ पर काम करने वाली लड़कियां भी अलग अलग हैं। कई लड़कियां गरीबी की वजह से यहाँ पर आकर वैश्या बन जाती हैं जिससे कि उन्हें खाना कपड़ा और रहने की एक जगह दी जाती है। और अगर ये लड़कियां हाई रैंक पर पहुंच जाए तो कोई अमीर आदमी इन्हें खरीद कर अपने साथ ले जाता है। अब उजुई एक होटल के अंदर एक कमरा लेता है और इन तीनों को इनका मिशन समझाता है और बोलता है कि इन्हें एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना होगा और वहाँ पर जाकर इन्हें इनकी पत्नी को ढूंढना होगा। ये सुनकर जेनित्सु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है अबे ओ इतने फालतू नियम ठीक है ना, तेरी शादी के लिए लड़की ढूंढे, क्या ड्रामा ये है, ये तेरा मिशन यहाँ पे। और ये इसकी पूरी बात सुने बिना ये सब बोलना शुरू कर देता है और ये सुनकर उजुई को भी गुस्सा आ जाता है और बोलता है भूतनी के मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ यहाँ पर जासूसी कर रही है, कुछ दिनों से उनकी खबर आनी बंद हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पर चेक करने आया हूँ कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। पूरी बात सुन लेकर पहले। और उजुई जेनित्सु पर बहुत सारे लेटर्स फेंक कर मारता है जो कि उसकी वाइफ उसे लिखकर काजुबाई क्रो की हेल्प से भेजती थी। और उजुई आगे बताता है कि उसकी 3 पत्नियां हैं। ये सुनकर जेनित्सु के होश उठ जाते हैं और चिल्लाने लग जाता है तेरे जैसी की पत्नी है वो भी 3, जिसे सुनकर ये उजुई जेनित्सु पर एक जोरदार पंच मार देता है। इसकी तीनों की तीनों पत्नियां हाई रैंक की निंजास हैं। उजुई जब एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया था तब इसे डीमंस की कोई भी खबर नहीं मिल पाई, इसलिए इसने अपनी वाइफ्स को वहाँ पर भेजा था ताकि ये लोग कुछ पता लगा सके। टोकीटो हाउस के अंदर सुमा है, दूसरे हाउस में माकियो और गोकू हाउस में हिनात्सुरो है। और इनोसुके बोलता है कहीं कोई मर तो नहीं गई, जिस पर इनोसुके को भी मार पड़ जाती है और उजुई इस पर जोरदार मुक्का मार देता है। और इनोसुके और जेनित्सु अब ढेर हो चुके हैं और बेहोश हो जाते हैं और अगर उजुई वहाँ पर जाएगा तो लोगों के बीच में उसे अलग से पहचाना जा सकता है, इसीलिए ये चाहता है कि ये तीनों अपना फेस बदल कर डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुसपैठ करें। और इतने में होटल का स्टाफ वहाँ पर आ जाता है। हेलो सर, मैं आपका सारा का सारा सामान लेकर आ चुका हूँ। और टोकीटो हाउस के अंदर वहाँ के ओनर्स शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने 3 लड़कियां हैं। भाई क्या ये क्या बन रखे भाई ये। और उजुई इन तीनों को लड़कियों के कपड़े पहना देता है और मेकअप वगैरह किया होता है इन्होंने ताकि कोई हाउस इन्हें ले ले और इनकी वाइफ्स के बारे में पता लगा सके। पर कुछ ज्यादा ही मेकअप हो गया था जिसकी वजह से ये कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी और दोनों इन्हें अपने घर में रखने से मना कर देती हैं। और उजुई अपने चार्म से वहाँ की फीमेल ओनर को पटा लेता है और ये चुनकर तांजीरो को खरीद लेते हैं और ये जेनित्सु और इनोसुके को नहीं खरीदते। और उजुई इन दोनों से बोलता है तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, मुझे लगता है मुझे ही पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें बेचने के लिए अलग से। इनोसुके को फिर एक जगह पर भीड़ दिखाई देती है और भागकर वहाँ पर जाता है और देखते हैं कि टोकीटो हाउस की कोई नात्सु अपनी एक क्लाइंट के पास जा रही है। जेनित्सु से पूछता है भाई ये इसकी वाइफ है क्या उजुई की, क्या बाकी लड़कियां भी इतनी ज्यादा खूबसूरत है। जिस पर उजुई मना करके दोबारा से जेनित्सु पर एक पंच मारता है। इतने में इनोसुके के पास एक लेडी आती है और उसे अपने साथ खरीद कर ले जाती है। वो एक हाउस की ओनर होती है। उजुई फिर जेनित्सु को देखता है और उसे एहसास होता है कि तीनों में बस अब वो ही बचा है। और इस तरफ हाउस के अंदर उसकी ओनर उसका मेकअप धो देती है इनोसुके का और इनोसुके का खूबसूरत चेहरा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये लोग इसे लड़की ही समझते हैं। इधर जेनित्सु भी एक दूसरे हाउस में आ जाता है। वो बात करती है कि जेनित्सु को बेचने वाला लड़का काफी हैंडसम था, इसलिए हमारी ओनर ने इस लड़के को रख लिया, जबकि इसका मेकअप कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। भाई जेनित्सु को ये भी याद आता है कि कैसे उजुई ने कहा कि ये लोग उससे टॉयलेट भी साफ करवा सकते हैं, बस ये इसे यहाँ पर रख ले, उन्हें इसके पैसे देने तक की जरूरत नहीं है। और इधर टोकीटो हाउस में तांजीरो सबके कामों में हाथ बटाता है और उसे फिर कुछ सामान को ऊपर रखने के लिए बोला जाता है जिसे
उसे कोइनात्सु के कमरे में रखना है। ऊपर दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि कैसे कुछ दिन पहले हाउस की मैडम की मौत हो गई थी। तांजीरो वहाँ पर आ जाता है और सुमा नाम की एक लड़की का नाम पहचान लेता है कि ये तो उजुई की वाइफ है। और तभी यहाँ पे हाउस की ओनर कोइनात्सु वहाँ पर आ जाती है। कोइनात्सु तांजीरो को उसका सामान लाने के लिए कुछ कैंडीज देती है। फिर तांजीरो उससे सुमा के बारे में पूछने लगता है। कोइनात्सु को उस पर शक होता है और वो पूछती है कि उसे सुमा के बारे में क्यों जानना है। तांजीरो घबरा जाता है, पर सुमा का पता लगाना भी जरूरी था। तांजीरो अपने दिल पर पत्थर रख के जैसे तैसे झूठ बोलता है, पर उसका झूठ ये होता है कि सुमा दरअसल उसकी बड़ी बहन है, जिसे सुनकर कोइनात्सु और वो दोनों लड़कियां बहुत शौक में आ जाती है। तांजीरो आगे बताता है कि जितना टाइम भी सुमा यहाँ पर थी, वो दोनों लेटर के जरिए आपस में बात किया करते थे। यहाँ उजुई एक हाउस की छत पर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। वो सोचता है कि एक और दिन निकल गया और कोई खबर भी नहीं आई। उसे दूर से ही फील होता रहता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। उसे लगता है कि कोई और इस बात को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा। कैसा हो सकता है कि जो डीमन यहाँ पर रह रहा है वो एक अपर रैंक का डीमन है। यहाँ इनोसुके अपने हाउस में गुस्से से कहीं पर जा रहा होता है और कहता है कि अगर उसने इस किमोनो को पहने रखा तो ये मर जाएगा। और तभी उसे कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई देती है जो कि उजुई की दूसरी वाइफ माकियो की बात कर रही थी। इनोसुके चुपके से उनकी बातों को सुनने लग जाता है। एक लड़की बोलती है कि माकियो अगर ऐसा ही करती रही तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। दूसरी लड़की बोलती है कि शायद उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसने माकियो को बहुत आवाज लगाई पर फिर भी वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही है, तो काश वो ठीक हो। इनोसुके माकियो के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है और याद करता है कि उजुई ने उसे बोलने से मना किया है क्योंकि उसकी आवाज ऐसी लगती है जैसे कोई जानवर मरने की हालत में हो। भाई इतनी गंदी आवाज है इसकी। और तभी माकियो का रूम आ जाता है जहाँ बहुत अंधेरा होता है और हर तरफ रिबन्स लटक रहे थे। और तभी हम माकियो को देखते हैं जो कि उन्हीं कुछ रिबन्स से बंध रखी थी। और तभी एक डीमन की आवाज आती है जो पूछती है कि बताओ तुम ये लेटर्स किसे लिखती हो माकियो। इनोसुके भी माकियो के रूम तक पहुंचने वाला होता है और इस तरफ जेनित्सु अपने घर में घूम रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो तो भूल ही चुका है कि यहाँ पर ही क्यों आया है। उसे उजुई की तीसरी वाइफ को ढूंढना है, पर यहाँ पर कुछ भी ठीक से चल ही नहीं रहा और उसकी ओनर भी 2 दिन पहले ही मर चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत शांति है और उसके कानों में एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आती है। यहाँ इनोसुके माकियो के रूम तक पहुंच जाता है और डीमन को उसके पैरों की आवाज आ जाती है। माकियो सोचती है कि उसने उजुई को देर होने से पहले ही इस खबर को दे देना होगा। इतने में डीमन उसे अपने रिबन्स से और टाइट पकड़कर हवा में लटका देती है। इनोसुके देखता है कि माकियो का खाना अब तक दरवाजे के बाहर है। इसका मतलब है या तो वो बीमार है या खतरे में है, पर कुछ तो अजीब है। इनोसुके को फिर गुस्सा आ जाता है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ है और वो भागकर माकियो के कमरे का गेट खोल देता है। पर वो शॉक रह जाता है ये देखकर कि कमरा खाली होता है, पर कमरा पूरी तरह से बंद होने के बाद भी उसमें हवा चल रही थी, जिससे कि उसका शक बढ़ जाता है और उसे ऐसा फील होता है कि एटिक में जरूर कोई है। इतने में इनोसुके एक बाउल उठाकर छत के ऊपर फेंकता है, जिससे कि वो डीमन वहाँ से भागना शुरू कर देता है। इनोसुके भी पूरी हद तक डीमन का पीछा करता है जो दीवारों के अंदर से भी भागने लगता है। उसे पता होता है कि अभी दिन है, इसलिए वो डीमन बाहर नहीं जाएगा। पर एक जगह पर आकर उसे डीमन का निशान मिल जाता है और वो यहाँ पर पंच करने जाता है, पर तभी उसके सामने नशे में धुत एक आदमी आ जाता है और इनोसुके का पंच उस पर लग जाता है और ये आदमी बेहोश हो जाता है। इतने में डीमन आगे निकल जाती है, पर किमोनो में होने की वजह से इनोसुके अपनी सेंस टेक्निक को यूज भी नहीं कर पाता है और डीमन उसके हाथों से निकल जाती है। अब इधर जेनित्सु उस बच्चे के पास आता है जो रो रही है और वो देखता है कि उसके कमरे की हालत बहुत खराब है। वो पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ये सब किसने किया, और फिर वो उस बच्ची को चुप कराने लग जाता है। इतने में उसके अपने पीछे से एक आवाज आती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आवाज सुनते ही जेनित्सु बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसका गला सूख जाता है और उसके पसीने छूटने लग जाते हैं, उसके हाथ भी कांपने लग जाते हैं और वो सोचता है कि ये आवाज किसी इंसान की नहीं है, ये तो एक डीमन है और इसके आने के बारे में मुझे पता तक नहीं चला। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मुझे किसी की आवाज सुनाई न दी हो, जिसका मतलब है ये जरूर अपर रैंक की डीमन है। और उसके पीछे 2 और बच्चियां खड़ी होती है और बोलती हैं उस पर गुस्सा मत करो, वो परसों ही यहाँ पर आई है। और इस लड़की का नाम ओइरन है। वो गुस्से की नजरों से उन्हें देखने लगती है और कहती है कि तो क्या हुआ अगर ये परसों ही आई है। और ये दोनों बच्चियां डर कर बैठ जाती है। जेनित्सु बोलता है कि वो बस बच्ची की आवाज सुनकर यहाँ पर आ गई थी, जिस पर ओइरन उसके चेहरे को गंदा बोलने लगती है और कहती है कि तुम जैसी डरावनी शक्ल होने से अच्छा मर जाना ही बेहतर है। और फिर वो उस रोती हुई बच्ची से पूछती है मैंने तुम्हें इस जगह को साफ करने के लिए बोला था ना, जिस पर ये बच्ची माफी मांगती है और ओयान उसे कान से पकड़कर उठा लेती है और चुप हो जाने को बोलती है। जेनित्सु से ये देखा नहीं जाता और वो ओराइन का हाथ पकड़ता है और उसे छोड़ देने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ तांजीरो दिल लगाकर अपने हाउस के सारे काम कर देता है और हाउस के ओनर से इतना काम मांगता है कि ओनर खुद परेशान हो जाती है कि अब इसे क्या काम दे भाई। दूसरी तरफ इनोसुके के हाउस की ओनर दीवार के गड्ढे को देख रही होती है जिसे इनोसुके के पंच ने बनाया है और वो ओनर इनोसुके के रूम में पहुंच जाती है गुस्से में, ताकि वो उसे कुछ मैनर्स दिखा सके। पर जैसे ही ये इनोसुके के रूम में जाती है वो देखती है कि इनोसुके ने अपने सिर के ऊपर पैरों को हवा में लटका रखा है। ये क्या कर रहा है भाई। ओनर शॉक हो जाती है और पूछती है कि अबे ये क्या कर रहा है तो। और इनोसुके सोचता है कि प्योर कंसंट्रेशन के बाद भी वो डीमन का पता नहीं लगा पा रहा है और ये बहुत अजीब सी स्टाइल में घूमकर खड़ा हो जाता है। और इस तरफ ओइरान जेनित्सु से पूछती है कि तुमने अभी मुझसे क्या कहा था, जिस पर जेनित्सु दोबारा से उसे उस बच्ची को छोड़ देने के लिए बोलता है। ओइरान को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और जेनित्सु के मुंह पर एक पंच मार देती है और जेनित्सु दूर जाकर गिरता है। अब हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं। इसमें उसकी हाउस की ओनर ओइरान से बात कर रही होती है। मैडम बताती है कि उसके आने के बाद कई लड़कियों ने आशिनुकी कर लिया है और कईयों ने तो खुद की जान भी ले ली है, पर अब बस बहुत हो चुका। और ये जवाब देती है कि उस पर ये इल्जाम लगाना गलत बात है और इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि लोग उसे सामने से आकर परेशान करते हैं। पर मैडम कुछ नहीं सुनती। ओइरान उससे बोलती है याद करो कौन आपको इस घर में सबसे ज्यादा पैसे दिला रहा है। ओइरान की आंखें देखकर मैडम को डर लगता है और वो बताती है कि इसके बारे में बचपन में उसे एक लेडी ने कहानी सुनाई थी और उसने बताया था कि एक ओइरान है जिसे उस लेडी ने बचपन में देखा था। वो बहुत ही खूबसूरत और जवान थी जिसे सब चाहते थे, पर वो लेडी बूढ़ी हो गई। पर तब भी
वो ओयरान बिल्कुल भी नहीं बदली और ओयरान के नाम के आगे खीमे लगा होता है। और जब भी उन्हें कोई परेशान करता है तो वो ऐसे ही तिरछी नजरों से गुस्से में देखा करती है। मैडम अपने हाथ में एक चाकू लिए हुए थी और वो ओयरान से पूछती है कि आखिर ये है क्या, ये कोई इंसान भी है या नहीं। और तभी कमरे की बत्तियां बुझ जाती हैं और ये लड़की अपने असली डीमन रूप में आ जाती है और मैडम को भी अपने रिबन से पकड़ लेती है और कहती है कि जब मैडम को ये पता चल गया था तो उसे चुप रहना चाहिए था, इसी तरह से सब जिंदा रहते, पर अब उसे मरना पड़ेगा। वो बताती है कि वो एक अपर रैंक 6 की कुजुकी डाकी है और उसे मैडम जैसे बदसूरत, बूढ़े और गंदे लोगों को खाना पसंद नहीं है और मैडम को बालकनी से बाहर फेंक देती है और उस मैडम की मौत हो जाती है। डाकी अब अपने कमरे में आ जाती है और देखती है कि यहाँ पर मुजान बैठा हुआ है, जिसे देखकर डाकी उसके सामने सिर झुका लेती है। मुजान कहता है कि डाकी ने बहुत सारे लोगों को खा लिया है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी बन चुकी है, तो इसे खुश होना चाहिए। फिर मुजान डाकी को प्यार से आवाज लगाता है और उसके पास आकर बोलता है, तुम्हें पता है ना डाकी, मुझे सबसे ज्यादा तुमसे ही उम्मीदें हैं और अब से तुम और ज्यादा ताकतवर बनोगी और हाशिराज से तुम्हें बचकर रहना है। हाशिराज अपनी शक्ति से एक नजर से ही हम डीमंस को पहचान लेते हैं, लेकिन हम डीमंस ये पता नहीं कर सकते कि कौन मामूली इंसान है और कौन हाशिरा। अब प्रेजेंट में डाकी जेनित्सु पर पंच करती है और जेनित्सु दरवाजे तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। हाउस का ओनर वहाँ पर आता है और डाकी से जेंको को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो हाथ जोड़कर बोलता है कि कस्टमर्स आने वाले हैं और हाउस की ओयरान यानी कि डाकी के बिना शुरू नहीं कर सकते, उन्हें उसकी जरूरत है और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो अब से उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। और अचानक से ही डाकी का चेहरा बदलकर एक प्यारी लड़की जैसा बन जाता है और वो हंसकर बोलती है, मुझे माफ करना, शायद मैं इस लड़की पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई और प्लीज आप माफी मत मांगिए, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। और फिर बाकी उन छोटी बच्चियों से कमरा साफ करने के लिए बोलती है और काम पर चली जाती है। मगर डाकी जाते जाते जेनित्सु को देखती है और वो सोचती है कि भले ही ये लड़की अभी बेहोश है, आसानी से हार गई, पर इस तरह गिरना एक टेक्निक है, जिसका मतलब है कि ये पक्का डीमन स्लेयर कॉर्प्स की एक मेंबर है, पर उसकी स्किल्स देखकर ये नहीं लगता कि एक हाशिरा है। वहीं दूसरी तरफ तांजिरो अपने रोजमर्रा के कामों को कर रहा होता है और तभी उसे एक अजीब सी स्मेल आती है जो सिर्फ रात में उसे महसूस होती है। इधर जेनित्सु को होश आता है और वो तीनों लड़कियां उसे थैंक यू बोलती हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस पर जेनित्सु गलती से ये बोल पड़ता है, ये तो एक मर्द होने के नाते मेरा फर्ज था। पर तभी वो बात को पलट देता है और जेनित्सु को आराम करने का बोलकर वो तीनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं और उनके जाते ही वो डीमन जेनित्सु को भी अपने रिबन्स में पकड़ लेती है। अब हम देखते हैं कि तांजिरो के हाउस की जो ओयरान है कोइनात्सु, वो बहुत ही अच्छी है और अपनी छोटी असिस्टेंसेस के साथ अच्छे से बात करती है। इधर जेनित्सु के हाउस के ओनर को पता चलता है कि जेन को लापता हो गई है। अब ये ओनर जानता है कि ये उस डीमन का काम है, पर डर के मारे ये बात ये किसी को भी नहीं बताता और बोलता है कि इजाइंको के बारे में अब कोई भी बात नहीं करेगा। अब कुछ देर बाद इनोसुके और तांजिरो छत पर बैठे होते हैं, जहाँ इनोसुके तांजिरो को उस डीमन के बारे में बताता है। वो दोनों यहाँ पर उजुई और जेनित्सु का इंतजार करते हैं। इतने में उजुई यहाँ पर आ जाता है और बताता है कि जेनित्सु अब नहीं आएगा। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता, जिस पर उजुई बताता है कि पिछली रात से ही जेनित्सु गायब है, मुझे तुम लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी रैंक अभी इसके लिए कम है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ ताकि तुम जिंदा तो रह सको कम से कम। अगर यहाँ का डीमन अपर रैंक का हुआ तो तुम लोग भी मारे जाओगे और अपर रैंक अभी सबसे लो वाला है ये भी। पर इनोसुके उन्हें बताता है कि उनके पिछले मिशन के बाद उनकी रैंक बढ़ चुकी है और इजोनोटो से बढ़कर वो अब कोनोई रैंक तक पहुंच चुके हैं और उसके हाथ पर उसकी रैंक दिखाई देने लगती है। तांजिरो फिर इनोसुके से बोलता है, हमें उस घर की तलाशी लेनी होगी जहाँ पर जेनित्सु था। अब ये दोनों रात को मिलने का डिसाइड करते हैं। शाम को कोइनात्सु दोबारा अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है और उन्हें डिनर करने के लिए बाहर भेज देती है और उनके जाते ही तांजिरो उसके पीछे अपने असली रूप में आ जाता है और वो कोइनात्सु को सारी सच्चाई बताता है कि वो एक लड़का है और यहाँ पर किसी मिशन पर आया है, जिस पर कोइनात्सु बताती है कि वो इस बात को पहले से जानती थी। उसे तांजिरो की आवाज सुनते ही ये बात पता चल गई थी, जिस पर तांजिरो बताता है कि वो सभी लोगों को बचाकर वापस लेकर आएगा। ये लड़की बताती है कि इसका भी कल यहाँ पर आखिरी दिन है और इसे भी कोई चाहने वाला मिल गया है और इसके साथ वो शादी करके यहाँ से चली जाएगी। और तांजिरो उससे बहुत सारी विशेष देता है और चला जाता है। अब 2 मिनट बाद कोइनात्सु को अपने पीछे से दोबारा से आवाज आती है और उसे लगता है कि तांजिरो वापस आ गया है और वो पलट कर देखती है कि वहाँ पर डीमन डाकी खड़ी हुई है पीछे। कितनी हॉट है भाई ये, और बोलती है कल कोइनात्सु का आखिरी दिन है तो तुम्हें बाय बोला तो आना ही था मुझे। अब रात हो जाती है और तांजिरो इनोसुके के पास जाने के लिए निकल जाता है, मगर बीच में ही उसे डीमन की स्मेल आ जाती है। तांजिरो उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ इनोसुके तांजिरो का इंतजार करते करते थक जाता है और फैसला करता है कि उसे खुद ही डीमन को पकड़ना चाहिए। वो खड़ा होता है और जंप करके अपने मुंह से छत तोड़ के उसमें लटक जाता है। वो कुछ आवाज लगाता है जिससे 2 बॉडी बिल्डर चूहे इनोसुके की तलवारें लेकर आते हैं और इनोसुके भी अपने असली रूप में आ जाता है। इनोसुके जल्दी से कपड़े बदलता है और डीमन को पकड़ने के लिए भाग जाता है। और इधर जेनित्सु वाले हाउस में ओनर अपनी अभी अभी मरी हुई वाइफ के खून से भरे हुए कपड़ों को देख कर रो रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पीछे उजुई आ जाता है और उजुई उससे पूछता है, यहाँ पर लोग गायब हो रहे हैं और मेरी वाइफ को जिसने मारा है तो मुझे उसके बारे में अभी बताओगे। और ओनर जवाब देता है, आखिरी बार मेरी वाइफ के साथ एक ओयरान प्रेजेंट थी और उसके आने के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। और फिर ये उजुई डाकी के कमरे में आता है पर वो कमरा खाली होता है। उजुई समझ जाता है कि डाकी शिकार पर गई है और उसके पीछे वो भी निकल जाता है। तांजिरो उस डीमन की स्मेल का पीछा करता है और पीछा करते करते कोइनात्सु के कमरे तक पहुंच जाता है। वो दरवाजा खुलता है और देखता है कि डाकी ने कोइनात्सु को अपने रिबन्स में पकड़ रखा है और तांजिरो हैरान रह जाता है क्योंकि कोइनात्सु का सिर्फ सिर उसे दिख रहा होता है पर बॉडी नहीं, जबकि कोइनात्सु अभी जिंदा होती है। तांजिरो डाकी की आंख में दिखता है और उसे पता चल जाता है कि वो एक अपर रैंक की 6th लेवल की कुजुकी है। तांजिरो अपनी तलवार निकालकर डाकी से कोइनात्सु को छोड़ देने के लिए बोलता है और तभी ये लड़की अपने रिबन से तांजिरो पर हमला करती है, जिससे कि तांजिरो बहुत दूर जाकर गिरता है। कुछ देर में उसे होश आता है और वो सोचता है उसके रिबन से उसकी ताकत है, ये इंसानों को अपने अंदर समा लेते हैं। अब तांजिरो की बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं बचती पर वो जैसे तैसे करके खड़ा
हो जाता है। तुम उतने भी कमजोर नहीं हो जितने दिखते हो। इतने में तांजीरो के कंधे से नेजुको के बॉक्स का एक स्क्रैप टूट जाता है और उसे महसूस होता है कि एक और वार लगने से ये बॉक्स पूरी तरह से टूट जाएगा। तो वो बॉक्स को उतार कर साइड में रख देता है। तांजीरो नेजुको को बॉक्स से बाहर आने से मना करता है और तांजीरो डाकी से लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। तांजीरो वाटर ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड इस्तेमाल करता है और डाकी भी उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तांजीरो बहुत मुश्किलों से डाकी के रिबन से बचता है और उसके रिबन्स को काट देता है जिसमें कोई नात्सु कैद थी। डाकी तांजीरो की इतनी सारी पावर को देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है। तांजीरो सोचता है कि ये अपर रैंक 6 है तो क्या ये बिना उजुई के और जेनित्सुके इनोसुके के इसे मार पाएगा? क्या ये कर सकता है ऐसा? पर अब तांजीरो को ये करना ही होगा, उसके पास कोई और चारा है ही नहीं है। और तभी उजुई डिस्ट्रिक्ट की छतों पर घूम रहा होता है। ऐसे ही कुछ देर में वो डिस्ट्रिक्ट के एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है और तभी उसे वहाँ उसे अपनी एक वाइफ हिनात्सुरो दिख जाती है जो कि डीमन के रिबन से बंधी हुई है। उजुई फिर से छुड़ाता है और इसकी वाइफ की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो बताती है कि जब तक उसे पता चला कि ओइरान एक डीमन है तब तक उस डीमन को स्पर्शक हो चुका था और उसे बचने के लिए इस औरत ने जहर पी लिया था। वो फिर उजुई को उसे छोड़कर डाकी से लड़ने के लिए कह देती है, जिस पर उजुई जवाब देते हुए बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। पर वो उसे जाते हुए एक एंटीडोट दे देता है और उसे बोलता है कि जैसे ही इसका असर शुरू हो इसे इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर जाना होगा यहाँ से। और उजुई दोबारा से डिस्ट्रिक्ट की छत पर आ जाता है और कंसंट्रेशन के साथ उस डीमन को खोजता है और उसे उस डीमन का पता लग जाता है। डीमन उस जमीन के बहुत ज्यादा अंदर था। उजुई जल्दी से अपनी तलवार को बाहर निकालता है और साउंड ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म रोर इस्तेमाल करते हुए बहुत जोर से तलवार को जमीन में गाड़ देता है। धमाका इतना ज्यादा तेज होता है कि डाकी भी उसे सुन लेती है। तांजीरो देखता है कि उसकी तलवार में स्क्रैचेस आ चुके हैं। डाकी हंसने लगती है, तुम्हारी इस तलवार को बनाने वाला इंसान बहुत बेकार है, जिसे सुनकर तांजीरो को गुस्सा आ जाता है। तांजीरो सोचता है कि उसकी तलवार टूटने में उसकी ही गलती है और वो चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर ले पर फिर भी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक पर वो काबू नहीं पा रहा। उसे समझ आता है कि वो उरुकुडाकी और ग्यू के जितना नहीं बन सकता है, लेकिन जब भी वो हिनोकामी कागुरा को यूज करता है उसमें तांजीरो हमेशा से सक्सेसफुल रहा है और उसे याद आता है कि उसकी बॉडी अभी कागुरा टेक्निक को पूरी तरह से अप्लाई करने की काबिल नहीं बनी है और जब भी वो उसकी प्रैक्टिस करता है तो उसकी बॉडी कमजोर पड़ जाती है। अब कुछ महीनों पहले जब ये तीनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तांजीरो तब हिनोकामी कागुरा का ब्लू स्काई टेक्निक का यूज करता है, मगर उसे तांजीरो को काफी चोट लग जाती है और ये गिर कर बेहोश हो जाता है क्योंकि तांजीरो हिनोकामी को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता है। अब प्रेजेंट में तांजीरो हिम्मत करके डाकी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में डाकी भी अपने रिबन्स को तांजीरो की तरफ फेंकती है और तांजीरो हिनोकामी कागुरा रेजिंग सन का यूज करता है। डाकी ये देखकर हैरान रह जाती है कि तांजीरो ने अपने लड़ने की टेक्निक को बदल दिया है। तांजीरो फिर डाकी के बहुत करीब आ जाता है और फ्लेम डांस यूज करता है और डाकी पीछे हटने लगती है। तांजीरो को याद होता है कि इस अटैक में तलवार को 2 बार घुमाया जाता है, जिसके चलते उसके पास अभी भी एक मौका है। डाकी अपना रिबन तांजीरो के गले पर लेकर आती है पर इतने में तांजीरो वहाँ से गायब हो जाता है। तांजीरो अचानक से डाकी से पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी उसे डाकी के गले में ओपनिंग थ्रेड भी दिख जाती है। तांजीरो फिर हिनोकामी कागुरा का फायर व्हील यूज करके डाकी को मारने ही वाला होता है पर डाकी बच जाती है और फिर हिनोकामी कागुरा का यूज करने की वजह से तांजीरो की पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है। इतने में दूर से डाकी पूछती है तुम अभी तक मरे नहीं, और तांजीरो को मारने के लिए उसके पास आने लग जाती है। तांजीरो घबरा जाता है और जल्दी से रिकवरी ब्रीदिंग का यूज करता है और जमीन से उठकर दूर हो जाता है। तांजीरो को महसूस होता है कि डाकी के रिबन्स तलवार से कम नहीं है और उसे जब भी डाकी का ओपनिंग थ्रेड दिखता है वो उसी वक्त गायब भी हो जाता है। फिर वो सोचता है कि अगर वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लेता है तो वो हिनोकामी कागुरा को और अच्छे से यूज कर पाएगा। अब इसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं। एक दिन उई की स्टूडेंट कियो देखती है कि तांजीरो की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है और पिछले कुछ दिनों से वो 101 डिग्री पर है। वो इस बात को शिनोबू को बताने के लिए बोलती है पर तांजीरो से मना कर देता है। वो बताता है कि उसकी बॉडी जब गर्म रहती है तो वो अच्छे से हिनोकामी कागुरा को यूज कर पाता है और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए वो खुद को गर्म रख रहा है। अब हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और देखता है कि उसकी बॉडी अब गर्म होने लग चुकी है और अब तांजीरो में ताकत आने लग जाती है और इसी के साथ तांजीरो अपनी तलवार उठाता है और डाकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हाउस में एक लड़की चिल्लाती है कि घर में एक राक्षस घूम रहा है जिसका सिर जंगली सुअर की तरह है। ये इनोसुके की बात कर रही है भाई, पर उसकी बातों का कोई भी विश्वास नहीं करता। इतने में इनोसुके जमीन के अंदर से निकलता है और सभी को वो दिख जाता है और इसे देखकर सभी की सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं और इनोसुके अपने सेंसेस से डीमन का पता लगा लेता है और उसे हाउस के नीचे से ही डीमन का एहसास हो जाता है और वो वहाँ की जमीन भी खोद देता है। जमीन के अंदर एक पतला सा खुफिया रास्ता इनोसुके को दिखाई देता है, लेकिन वो इतना ज्यादा पतला था कि इनोसुके का सिर्फ सिर ही उसके अंदर से जा पा रहा था। तो उसके अंदर जाने के लिए इनोसुके अपनी पूरी बॉडी की हड्डियों को डिसएलोकेट कर देता है और होल के अंदर सांप की तरह रेंगते हुए जाता है। अब बाहर आकर इनोसुके देखता है कि हर तरफ रिबन्स ही रिबन्स हैं जिसमें उन लोगों की तस्वीरें हैं जो गायब हुए हैं और उसे समझ में आता है कि ये तस्वीरें नहीं बल्कि असली इंसान है और इस डीमन की पावर इंसानों को इस तरीके से कैद करने की है। अब चलते चलते इनोसुके के पैरों में कुछ आ जाता है और वो देखता है कि जमीन पर बहुत सारे कंकाल पड़े हैं, जिससे हमें पता चलता है कि डीमन यहाँ पर लोगों को कैद रखता है और भूख लगने पर इन्हें रिबन्स में से निकाल कर खा जाता है। इनोसुके को फिर जेनित्सु भी दिख जाता है और सोचता है कि ये क्या कर रहा है भाई यहाँ पे। इतने में उसे पीछे से आवाज आती है, ये तो मुझे सोचना चाहिए था, और उन दोनों में एक फाइट होनी शुरू हो जाती है और इनोसुके बहुत चालाकी से उस रिबन से लड़ते लड़ते इंसानों के रिबन्स को काटने लग जाता है और तभी रिबन के पीछे 2 आंखें खुलती हैं। ये डाकी की आईज होती हैं और वो कहती है कि तुम्हें इसे जिंदा पकड़ना होगा क्योंकि ये बहुत सुंदर लड़का है। इतने में इनोसुके उस रिबन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर अब रिबन भी उससे जमकर फाइट करती है और कहती है कि तुम मुझे कितना भी नुकसान पहुंचा लो मुझे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैं मेन बॉडी नहीं हूँ और जिसे भी तुम आजाद करोगे मैं उन्हें दोबारा से कैद कर लूंगी। इनोसुके मुड़कर देखता है और कुछ रिबन्स उसके बचाए हुए लोगों पर अटैक करने जा रहे हैं।
इनोसुके उन्हें बचाने जाता है, मगर इतने में कुछ चाकू लगने की वजह से रिबन्स कट जाते हैं। इनोसुके देखता है कि सामने दो लड़कियां खड़ी हुई हैं। फिर वो उसे बताती हैं कि वो सुमा और माकियो है, उजुई की दूसरी और तीसरी वाइफ। और हम देखते हैं कि सुमा बहुत डरपोक होती है और लड़ाई करते करते इसके आंसू निकल रहे होते हैं। तो आई क्यों है भैया लड़ने? इससे माकियो को गुस्सा आ जाता है, डरपोक कहीं की, और वो सुमा को खड़े होकर चिल्लाने लगती है। दोनों की बकबक सुनकर इनोसुके भी हैरान रह जाता है, भाई क्या कुड़ियां ये। तभी इनोसुके के पीछे से जेनित्सु निकलता है। जेनित्सु नींद में होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का असली मर्द जाग उठता है और ये अपनी तलवार को निकालकर थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म थंडरबोल्ट और फ्लैश 6th का यूज करता है और बिजली की तेजी से सभी रिबन्स को एक बार में ही काट देता है। और इनोसुके बोलता है, तुम अगर ऐसे ही हो तो तुम्हें जिंदगी भर बस सोते ही रहना चाहिए। अब उजुई भी वहाँ पर पहुंच जाता है और डीमन को पता चल जाता है कि यहाँ पर उजुई आ चुका है। रिबन उसे देखते ही समझ जाती है कि एक हाशिरा है और डर जाती है। माकियो और सुमा उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। माकियो फिर सोचती है कि ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था, अपनी जान की परवाह करना उसे कभी सिखाया ही नहीं गया। ऐसी ट्रेनिंग हुई थी उनकी, लेकिन जब ये उजुई से मिली तो उजुई ने उसे सबसे पहले खुद को बचाने की बात कही। प्रेजेंट में उजुई अपनी वाइफ्स के पास आता है और उनसे कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरी पत्नियों से मुझे यही उम्मीद थी। और वो खुद लड़ाई के लिए अब तैयार हो जाता है।